जय हिंद एवरीवन। तो आज से हम कर रहे हैं 2025 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एसआई में हो या एएसआई में हो, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है आपके एमपी पुलिस का। तो यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2025 में मई महीने में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था दीप, जो कि अपना आंसर हो जाएगा दूसरा, दीप। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दीप के प्रसिद्ध गोगला बीच पर आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में तटीय और जल खेलों को बढ़ावा देना और पर्यटन का विकास करना था। तो आपको ध्यान में रखना है, अपना आंसर हो जाएगा दीप। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक भूगोल में कोर पेरीफेरी की अवधारणा का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो है विकसित और विकासशील क्षेत्रों के बीच असमान विकास। कोर पेरीफेरी मॉडल यह दर्शाता है कि आर्थिक और औद्योगिक शक्ति विकसित क्षेत्रों में केंद्रित होती है। इसके विपरीत कम विकसित क्षेत्र, जिसको पेरीफेरी क्षेत्र, कच्चे माल और श्रम आपूर्ति के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। तो ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन काल में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश यहाँ पर पहला अफगान वंश होगा अपना। और इसको जो है बहलोल लोधी ने स्थापित किया था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान राजवंश था, जिसकी स्थापना जो है बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। इस वंश ने जो है 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस लेखिका को 2022 का क्वेश्चन पूछा है 2025 में? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्मृति की जड़ों और अलगाव को उजागर करने के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ए है एनी अर्नोक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया। फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नोक्स को वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह सम्मान व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, असमानताओं और सामूहिक बाधाओं को उजागर करने हेतु मिला। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो पश्चिम घाट से अपने यहाँ जो है वो निकलेगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, जिसको पेरियार या कृष्णा भी पश्चिम घाट से निकलती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या गंगा भी कहा जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध देखा जाए तो वो है भागीरथी नदी पर स्थित। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा और विश्व के प्रमुख विशाल बांधों में से एक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि के सबसे प्रारंभिक प्रमाण किस स्थल पर मिले हैं? तो कृषि के जो है सबसे पहले प्रमाण जो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान नवपाषाण काल का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, ज्यों व गेहूं और पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों का विकास किस काल से जुड़ा है? तो सबसे पहले जो है मिट्टी के बर्तन का उपयोग किस काल में हुआ था? वो हुआ था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है मनुष्य ने स्थायी जीवन और कृषि की शुरुआत की थी। उत्पादित अतिरिक्त अनाज को सुरक्षित रखने और पकाने के लिए चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, बास्केटबॉल में उस शॉट को क्या कहा जाता है जो रिम से टकराकर फिर बास्केट में चला जाता है? तो ये जो है बैंक शॉट इसको कहा जाता है। बास्केटबॉल खेल में बैंक शॉट उस थ्रो को कहते हैं जिसमें गेंद पहले बैकबोर्ड में या रिम से टकराती है, उसके बाद जो है सीधे कोर्ट कौन बदल कर सीधे जो है बास्केट में की जाल में प्रवेश कर जाती है। तो उसको बोलेंगे अपन बैंक शॉट। क्वेश्चन नंबर 10, गिद्धा प्रस्तुतियों की विशेषता आमतौर पर निम्नलिखित होती है। तो गिद्धा जो है पंजाब में किया जाता है और इसमें जो है सुंदर और अभिव्यंजन हाथों के इशारे शामिल होते हैं। तो गिद्धा पंजाब क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इसमें ताली बजाने के साथ साथ हाथों और चेहरों के अभिव्यंजन, हाव भाव प्रमुख होते हैं। तो ये चीज है, मैंने जो है अलग अलग बांट दी हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। एमपी जीके, भारत का जीके और ये सब है ना। तो अब आता है अपना एमपी जीके के क्वेश्चन। 1952 में गठित मध्य भारत विधानसभा का अनुमानित कार्यकाल कितना था? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये लगभग जो है 4.5 वर्ष था। मार्च 1952 में गठित मध्य भारत की पहली विधानसभा का कार्यकाल जो है 4.5 वर्ष रहा। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होने से जो है इसका फिर विलय हो गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। छोर बोरारी मध्यम सिंचाई योजना
मध्य प्रदेश की किस नदी घाटी पर स्थित है? तो जो छोर बोरारी मध्यम सिंचाई परियोजना है ये है गंगा नदी। छोर बोरारी मध्यम सिंचाई परियोजना जो है मध्य प्रदेश में गंगा नदी बेसिन जल सांभर क्षेत्र में के अंतर्गत आती है। यह परियोजना स्थानीय कृषि क्षेत्रों में जलापूर्ति और सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो अपना आंसर आ जाएगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 3, कन्हर गांव टैंक माध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये है गोदावरी नदी। कन्हरगांव मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। जो भौगोलिक रूप से यह परियोजना जो है गोदावरी नदी द्रोणी बेसिन का हिस्सा है। तो ये भी ध्यान में रखना, सीधे गोदावरी का नहीं, द्रोणी बेसिन का हिस्सा है ये। कुंडा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी घाटी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी। कुंडा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना नर्मदा घाटी नदी के घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचरण और सिंचाई प्रबंधन किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं? तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में मेनली दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि एक सतपुड़ा रेंज आ जाएगी और एक बिंद बिंद और सतपुड़ा। अनूपपुर जिले में स्थित जो है अमरकंटक, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को मिलन स्थल यहीं से पवित्र नर्मदा नदी और सोन नदी और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम यहीं से होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए बिंद और सतपुड़ा के मध्य से कौन बहती है, तो वो नर्मदा नदी बहती है। ताप्ती नदी किस समुद्र से में जाकर मिलती है? ये पूछा गया। ताप्ती नदी जो है वो मिलती है अरब सागर में जाके। तो ये हो जाएगा अरब सागर। ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह गुजरात के सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में प्रथम कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो सबसे पहले जो है 1958 में हुआ था। उस समय हमारे तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो अपना आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उज्जैन में वर्ष 1958 में प्रथम अखिल भारतीय कालिदास समारोह का भव्य उद्घाटन तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह समारोह कालिदास अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन इसका आयोजन करता है? तो आंसर आएगा कालिदास अकादमी, और उज्जैन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह की मुख्य विशेषता क्या है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है वो मैहर से संबंधित है। तो ये जो है प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुतियां प्रदान करते हैं, देते हैं ना। महान सरोद वादक किससे संबंधित है? ये भी ध्यान में रखना है आपको। सरोद वादक है जी उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में जो है मैहर में प्रतिवर्ष शास्त्रीय संगीत समारोह आयोजित किया। इसमें देश विदेश से जो है मूर्धन्य संगीतकार प्रस्तुतियां देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, पचमढ़ी उत्सव आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आने वाली जो पीढ़ियां हैं और पर्यटकों को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता से परिचित करवाना। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है। पचमढ़ी उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को पर्यटकों के समक्ष प्रदर्शित करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में मणिखेला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सिंध, जो कि शिवपुरी में है ना। मणिखेला बांध अटल सागर शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध का उपयोग जल विद्युत उत्पादन और बृहद सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये सिंध नदी अ, सतलज वाली नहीं है, ये अलग सिंध नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी आपको कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो है कुछ साइंस के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक अवतल दर्पण f बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, उत्तल लेंस दिया है f बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। अंतिम जो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से क्या होगी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अवतल दर्पण जो है u हो जाएगा इसका -10, f हो जाएगा -15 से। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर बनाता है। यह आभासी प्रतिबिंब लेंस जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसमें अंतिम प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर 15 सेंटीमीटर पर बनता है। तो इसमें तो लिखते बनेगा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर आंसर आ जाएगा अपना लेंस के बाईं ओर 15 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, जो कि होता है 1/f = 1/u + 1/v + 1/u।
तो यहाँ पर रखेंगे आप F बराबर निकाल सकते हो, वहां से F बराबर होता है R/2 और आपका आंसर आ जाएगा लगभग जो है 17.14 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी धातु के तार को उसके मूल तापमान के आधे तक ठंडा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो उसका प्रतिरोध जो है घट जाएगा। क्यों? क्योंकि धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुक्रमानुपाती होगा तो तापमान अगर घटता है तो तापीय दोलन कम हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव आसान हो जाता है और प्रतिरोध जो है घट जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जो है कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी पूछा गया है। कौन सी वायु धातु में जलने पर सफेद चमकदार लौ उत्पन्न करती है? तो ये करती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो धातु है वो हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह अत्यधिक तीव्र सफेद चमकदार ज्वाला के साथ जो है जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनाती है। तो ये भी पूछ सकता है क्या बनाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद पाउडर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किस मूल राशि का आवर्ती फलन होते हैं? तो ये होते हैं परमाणु क्रमांक। हेनरी मोजले द्वारा प्रतिपादित, तो ये भी ध्यान में रखना है किसने बनाया था, ये हेनरी मोजले द्वारा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मोजले द्वारा प्रतिपादित जो है आधुनिक आवर्त सारणी उससे संबंधित है। तो अपना आंसर आ जाएगा परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन में कौन सा समूह एक मजबूत सक्रियक या ऑर्थोपैरा निर्देशक है? तो ये है OH, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल जो समूह होते हैं उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। अतः यह एक शक्तिशाली सक्रियक और ऑर्थोपैरा निर्देशांक समूह है। तो ये चीज में ध्यान में रखना है, OH समूह जो है एक सक्रिय मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 5 कार्बन की एक श्रृंखला में एल्डिहाइड C3 और C4 के बीच द्विबंध और C2 पर अमीनो समूह है, इसका IUPAC नाम बताना है अपने को। तो इसका जो मुख्य कार्यात्मक समूह पहले तो एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर C2 पर बताया उसने एमिनो अम्ल समूह जोड़ा है, और C3 और C4 के बीच जो है द्विबंध है। तो नियम अनुसार इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा 2 एमिनो पेंट 3NL। तो अपना आंसर आ जाएगा 2। जो अब आता है कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन, तनाव के दौरान पाचन तंत्र की धमनियों के संकुचन का कारण कौन सा हार्मोन है? तो ये है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन एपिनेफ्रिन को लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। ये है फाइट एंड फॉरगेट, किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको फाइट एंड फॉरगेट हार्मोन भी बोलते हैं। तनाव की स्थिति में यह पाचन तंत्र की धमनियों को संकुचित कर रक्त प्रवाह को कंकाल मांसपेशियों की ओर मोड़ देता है। तो अपना आ जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आवृतबीजी पौधों में कौन से पुष्पीय संरचना स्त्री युग्मक को संधारित करती है? तो ये स्त्री केसर। आवृतबीजी पौधों में स्त्री केसर मादा जननांग है जिसमें अंडाशय के अंदर बीजांड और स्त्री युग्मक स्थित होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा स्त्री केसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति प्रवर्धन की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये इसमें माता पिता के समान जो है क्लोन उत्पन्न होता है। वनस्पति प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें बिना बीज के पौधों के जड़, तना या पत्ती में नया पौधा बनता है जो आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के बिल्कुल समान हूबहू होता है, उसको बोलते हैं अपन क्लोन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, युग्मकों जीमेंट्स जो होते हैं में डीएनए की मात्रा क्यों आधी हो जाती है? क्योंकि निषेचन से बने युग्म सही गुणसूत्र संख्या सुनिश्चित करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर, इसलिए वो आधा हो जाता है। तो युग्मकों से अगुणित एन गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के समय नर और मादा युग्मक मिलकर पुनः द्विगुणित युग्मज बनाते हैं जिससे प्रजाति के गुणसूत्र की संख्या स्थिर बनी रहती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने पशुओं को पालना शुरू किया? तो सबसे पहले पशुओं को पालना कौन से मानव ने स्टार्ट किया था? वो है नी एंडरथल। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार नी एंडरथल मानव ने सर्वप्रथम पशुओं को पालतू बनाने और मृतकों को रीति रिवाजों के साथ दफनाने की शुरुआत की थी। तो अपना आंसर आ जाएगा नी एंडरथल मानव। कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण वस्तुओं का है? तो एक तो घास आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, कार्डबोर्ड आ जाएगा, जो कि सिर्फ जैव निम्नीकरण का है। तो जैव निम्नीकरण में क्या क्या होता है? जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं। घास, लकड़ी और कार्डबोर्ड जैसे उत्पाद जो है होने के कारण पूर्णतः जैव अनिम्नीकरणीय है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था सबसे पहले रियो में हुआ था, उसी को रियो घोषणा भी कहते हैं। वर्ष 1992 में जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या रियो घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा रियो घोषणा।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपघटक वे खालिस्तान है जो मृत जीवों को विघटित करते हैं। तो मृतोपजीवी, अपघटक वे मृतोपजीवी हैं जो मृत जीवों को विघटित करते हैं। अपघटक मुख्य रूप से मृतोपजीवी जीव जैसे कवक, जीवाणु होते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़कर पारिस्थितिक तंत्र में पोषक चक्रण को बनाए रखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बाकी थैंक यू।